तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हमने ये लास्ट किया था क्रिकेटर वाला लॉजिक। क्रिकेटर वाला लॉजिक एक बार जरा दोबारा बता दो। अगर बंदा ज्यादा रन मारेगा तो उसकी एवरेज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? पुरानी एवरेज से ज्यादा रन अगर कोई मारेगा तो उसकी एवरेज बताओ। इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वो कम रन मारेगा तो बताओ एवरेज। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और अगर बंदा उतने ही रन मारेगा जितनी उसकी एवरेज थी पहले, उतने ही रन न्यू मैच में मारेंगे, तो बताओ न्यू एवरेज क्या रहेगी तब? सेम। सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लिख चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ और ऐड करना है, अब वो देखते हैं। टेबल तो बनाओ जरा। लेबर, टीपी, एमपी, और ये अभी हमने आज नया सीखना है एपी का टेबल। एपी मतलब हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, फुल फॉर्म भी लिख देता है। एवरेज प्रोडक्ट, एपी। लेबर, हम ये वाला टेबल एमपी तक तो पहले भी बना चुके हैं, याद हो किसी को? एमपी हमने बढ़ाया, उसके बाद क्या करना है बताओ एमपी को? बताओ कोई। डिक्रीजिंग रेट डिक्रीज, करना। 3 2 1 0, और फिर -1। ऐसा हमने एमपी पिछली बार बनाया था। अब तो टीपी या टोटल प्रोडक्ट, इसको क्यूमुलेट करते जाओ। दो, दो में तीन जोड़ा 5, 5 में 4 9, फिर 9 में 3 12, 14 15 15 14। साथ साथ मेरे टेबल बनाते रहना। यहां तक का टेबल पुराना है, हम पहले कर चुके हैं। आज हमें एपी, एक नया कॉलम हमने ऐड करना है। तो ये नया टॉपिक है। इसको आम लैंग्वेज में बोलते हैं हम पर बंदा क्या प्रोडक्शन हुई, पर पर्सन क्या माल बना। इसके बाद तुम्हें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये हिंदी समझ आ गई। पर पर्सन क्या माल बना। ये बताओ, एक लेबर ने देखो 2 पीस बनाए हैं, तो पर पर्सन हो गया 2। दो बंदों ने 5 यूनिट बनाए हैं, बताओ जरा कोई पर पर्सन क्या माल बना है? दो बंदे अगर 5 पेन बनाए तो पर पर्सन बताओ कोई। 2.5। 2.5। ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? टीपी अपॉन लेबर। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टीपी अपॉन लेबर। सिंपल हिंदी जिसको जरूरत लगे लिख सकता है, टोटल माल क्या बना अपॉन लेबर। तो ये आ गया पर पर्सन क्या माल बना। अगला बोलो कोई, क्या लगता है कितना माल बना है पर पर्सन? 3। 3। अगला देखो, 4 बंदों ने 12 पेन बनाए, मान लो हम पेन 3। की बात करें। फिर 5 लोगों ने 14, 14/5 2.8। अगला 6 ने 15, तो 15/6। देखो जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 15/6। अगला हो गया 15/7, 2 पॉइंट कुछ 1। फिर 14/8, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। बताओ समझ आ गया एपी का टेबल कैसे बना? बताओ किसी को कुछ यस पूछना हो तो। सर, अब आ गया। हाँ, अब इसमें तुम्हें एक चीज को हाईलाइट करना है। जहां पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं 3 3 पे,
हो तो 1 पे भी रहे हैं, पर 1 में असल में ना मैथ्स के चक्कर में इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि 1 से किसी को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो वो ही रहता है। इसलिए इस वाले को हम ज्यादा अभी अहमियत नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस। अभी हम जरा इस वाले को हाईलाइट करते हैं। तो जरा सब लोग इस पॉइंट को हाईलाइट करो, 3 और 3, जहां पे ये दोनों आपस में हो रहे हैं इक्वल। ठीक है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब डायग्राम बनाना है। आंसर तो हमने पिछली क्लास में ही कर लिया था, ये देखो ये रहा एमपी मोर एमपी लेस, ये सब आंसर हमें नहीं बत करना, आंसर तो हम लिख चुके हैं पहले ही। हमें इस टेबल को अब प्लॉट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आंसर हमने पिछली क्लास में लिखा है, क्रिकेटर की कहानी, क्या वो क्रिकेटर की कहानी इस टेबल पे और डायग्राम पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये स्टेप देखना है। और ये थोड़ी हाई लेवल बातें हैं, मैंने पहले भी कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट, अब जो चैप्टर चल रहे हैं ये थोड़े हाई लेवल में आते हैं। पर ध्यान से सब चीजें, जो मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के बीच बीच में आम लैंग्वेज बोलता हूँ तुम्हारी लाइफ की, जैसे पर पर्सन क्या माल बना और ये सब। तो ये तुम चीजें नोट करो, तो फिर तुम्हें ये इकोनॉमिक्स नहीं लगेगा। आम लैंग्वेज तो हम सुनते ही रहते हैं, ऐसी सिंपल लैंग्वेज तो वो नोट करते रहा करो। चलो अब टेबल बनाते हैं हम। इसको प्लॉट करना है, एमपी और एपी का टेबल बनाना है। तो एक बड़ा सा एक्सिस ले लो जरा, एमपी और एपी हम बनाएंगे। डायग्राम का नाम ऊपर आता है, पहले हम एमपी बना लेते हैं। नीचे रहेगा लेबर। तो लेबर है 1 से 8, तो अपने अपने रजिस्टर में अंदाजे से प्लॉट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब एमपी एपी प्लॉट करना है, तो इसकी रेंज देख लेते हैं जरा कितना आ रहा है, 2 3 4, फिर उसके कम ही है। तो ऐसा करते हैं 1 2 3 4 वाली रेंज यहाँ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो सब जरा ध्यान से देखना, प्लॉटिंग कर रहे हैं। पहला पहला एमपी है 2, तो 1 लेबर पे एमपी है 2, ये रहा। फिर है 3, फिर है 4, फिर कम हो रहा है, 3 2 1 0। ये देखो 8 में -1। सब मेरे साथ साथ प्लॉट करते रहना, नहीं तो फिर फंस जाओगे कि ये कैसी डायग्राम बन रहे हैं। फ्री हैंड बनाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक है, ये नीचे ले आओ उसको। एमपी हमारा बन चुका है, एमपी एमपी बन गया, प्लॉट कर दिया हमने। अब हम अलग कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं चलो, और बनाते हैं एपी। ठीक है, रजिस्टर में अपने अपने सब मेरे साथ साथ प्लॉट करना। 1 पर है 2, स्टार्टिंग पॉइंट तो चलो सेम है। 2 पर है 2.5, थोड़ा नीचे रखना बीच में, यहाँ 2.5। 3 पे है 3, ये रहा। 4 पे भी 3, ये देखो सेम पॉइंट हो रहे हैं। तो उसके बाद 5 पे 2.8, 2 से ऊपर 2.8, ये रहा। फिर 2.5 के करीब है ये, 2.5, तो 6 पे 2.5, 2.5 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद 2.1, 2.1 ये रहा। फिर 1.7 या 8, जितना कुछ इसके आसपास आ रहा है, मान लो ये है। अब देखो ग्रीन कलर से मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ग्रीन कलर वाली लाइन का नाम है एपी। तो टेंशन नहीं लेनी डिजाइन को रटने की। फिर बोल रहा हूं, सबसे पहला स्टेप एमपी निकालो, जो बाद में भी अभी आए हो सुन लो। एमपी निकाला, ये हम कर चुके हैं पहले। एमपी को ऐड करा, टीपी आ गया।
टीपी होता है टोटल माल क्या बना, उसको लेबर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा पर पर्सन क्या माल बना। पर पर्सन क्या माल बना को बोलते हैं हम एपी, एवरेज प्रोडक्ट पर पर्सन, एक बंदे ने क्या माल बनाया। बताओ सबके डायग्राम बन गए यहां तक, देखो बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो ये हाईलाइट करना है एक जोन जहां पे ये टक्कर हुई है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक रेंज बना दी, इसे नाम दे देता हूँ ए। ए से पहले, अब तुम्हें सिर्फ ए से पहले वाली रेंज देखनी है, ठीक है, ए से पहले वाली रेंज, यानी इधर इधर का हिस्सा देखना है बस। ए से पहले का, सब लोग ध्यान से देखना। ए से पहले, ए के बाद वाले हिस्से को छुपा दो चाहो तो। ए से पहले हाइट में ऊंचा कौन है, दोबारा सुन लो, हाइट में ऊंचा कौन है। देखो ये हाई ऑर्डर टॉपिक चल रहा है, मैंने पहले भी तुम्हें बोला है, कौन है हाइट में ऊंचा बताओ ए से पहले। एमपी। हाँ, ब्लैक वाले का नाम हमने रखा हुआ है एमपी और ग्रीन वाले का नाम हमने रखा हुआ है एपी। एमपी ऊंचा, ठीक है, एमपी ऊंचा है, पहली बात, इस बात को जरा नोट करना है। एमपी मोर देन एपी, मैं बात कर रहा हूं ए से पहले, ठीक है, सिंपल लिख सकते हो ए से पहले। सिंपल हिंदी जितनी लिखोगे उतने फायदे में रहोगे, बुक्स में तो सीधा हैवी लैंग्वेज लिख देते हैं वो। ए से पहले, एमपी मोर देन एपी, ठीक है। और ये बताओ एपी क्या कर रहा है, एपी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, ए के बाद, यही हिंदी लिखना सब लोग, ए के बाद हाइट बताओ, हाइट किसकी ज्यादा है, एमपी की या एपी की हाइट? एपी। एपी। हाँ, मतलब एमपी इज लेस देन एपी। और एपी क्या कर रहा है इस वक्त, फॉल या इंक्रीज? एपी फॉल। फॉल कर रहा है। थर्ड, एट ए, एट ए क्या हो रहा है, एमपी और एपी बराबर है। सो एपी जो है ना, देखो कांस्टेंट रहा है। अब ऊपर देखना जो मैं सर हाईलाइट करूंगा, एमपी और एपी यहां बराबर है, ये देखो 3-3, और इससे पहले भी एपी 3 था, ये देखो। इसका मतलब एपी में कोई चेंज नहीं आया, एपी रहा है हमारा कांस्टेंट, इसे बोलेंगे एपी कांस्टेंट। वो पहले भी 3 था, डायग्राम में भी देख लो, मैं दोबारा बोल्ड कर रहा हूं, बाद में भी 3 है, ये देखो 3-3, एपी कांस्टेंट रहा एट ए। तो ये 3 बातें हमने इस ग्राफ में देखी। ए के बाद फिर हमने देखा ए से पहले, देखा ए से पहले, फिर देखा हमने ए के बाद, और फिर हमने देखा एट ए। बताओ तीनों बातें समझ आ गई? ग्राफ में क्या हुआ है वो समझाना है इस तरीके से। और जो लास्ट क्लास में आया था वो अगर अपने पिछला पेज पलट के देखे तो हमने यही बात लिखी भी हुई है, देखो ये देखो, लास्ट क्लास में तुम्हें लिखाई थी एमपी मोर देन एपी,
देन एपी इंक्रीज, आज भी यही लिखी है, एमपी मोर देन एपी, एपी इंक्रीज। पर फर्क कहाँ है बताओ लास्ट क्लास और आज की क्लास में? लास्ट क्लास में मैंने ये बातें कैसे सिखाई थी तुम्हें बताओ? Cricket logic. हाँ, क्रिकेटर की कहानी सुना के क्रिकेटर लॉजिक लगा के बताई थी। और आज जो मैंने बात तुम्हें दिखाई है, ये मैंने दिखाई है इस टेबल से। यानी कि क्रिकेटर की बात हो या इकोनॉमिक्स का टेबल हो, आंसर चेंज नहीं होते, आंसर वो ही रहते हैं। आ गया समझ में बताओ सबको यहाँ तक? Yes, sir. इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। एक नोट और डालो जरा, कई लोग लैंग्वेज में गलत लिख देते हैं कई बार। एमपी का इंक्रीज और डिक्रीज होना नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सिर्फ एमपी की हाइट इन कंपैरिजन टू एपी देखना। एमपी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एमपी कुछ भी कर सकता है, बट जब तक एमपी की हाइट मोर देन एपी है, यानी ए से पहले, तब तक एपी बढ़ेगा। और जब एमपी की हाइट छोटी है एपी से, तो एपी घटेगा। और जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी उन्हें याद होगा, एमपी को हम बोलते हैं न्यू मैच का स्कोर क्रिकेट के स्टाइल में। दोबारा बता दो, अगर बंदा क्रिकेटर नए मैच में रन ज्यादा मारेगा एवरेज से, तो उसकी एवरेज बढ़ेगी या घटेगी बताओ? बढ़ेगी, increase होगी। और अगर बंदा पुरानी एवरेज से कम रन मारेगा, तो उसकी तो न्यू एवरेज कम हो जाएगी, होगी। तो ये आम लैंग्वेज में भी मैंने तुम्हें बता दिया, और इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे सामने बन रखी है, डायग्राम भी और टेबल भी। और ये एक नोट मैंने कहा है, एमपी के बढ़ने घटने को नहीं देखना। यहां तक लिख लिया सबने? चलो, Yes, एक sir. थोड़ी सी हाई लेवल बात, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है ज्यादा, तो एक बात और दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने तुम्हें दो डायग्राम बना के दिखाए, एक एमपी और एक रेड कलर का बना देता हूँ एपी। एपी धीरे धीरे बढ़ता है, टक्कर मारता है और नीचे गिरता है। अभी हमने बनाया एक, ये पॉइंट हमने बनाया जहां टक्कर हुई ए। एक नया पॉइंट मैं और बना रहा हूं अब, एमपी का हाईएस्ट बी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है बी। अब एमपी को आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं एक क्रिकेटर के न्यू मैच का स्कोर। जिसने लास्ट क्लास अटेंड करी है उसको ये बात पता है कि हम एमपी को ये बोलते हैं न्यू मैच का स्कोर, और एपी बोलते हैं उसका एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर आम लैंग्वेज में। अब ये बताओ, बी टू ए रेंज, सिर्फ यहां से यहां देखना है तुम्हें। बी टू ए हाइट एमपी की एपी के मुकाबले ऊंची है या नीची है? मेन बात हाइट होती है। एमपी मोर देन एपी, फोकस करना है ए टू बी रेंज, ना उसके आगे ना उसके पीछे, सिर्फ ए टू बी रेंज को देखो अपने अपने रजिस्टर में और स्क्रीन पे। एमपी मोर देन एपी,
यानी कि सिंपल हिंदी में अगर मैं पढ़ूं, नए मैच का स्कोर ज्यादा है उसके एवरेज स्कोर से। तो बताओ उस बंदे का एवरेज स्कोर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? अगर नए मैच में ज्यादा रन मारोगे तो बताओ। पढ़ना चाहिए। हाँ। एपी इंक्रीज। चेक करो ए टू बी में इस पर्टिकुलर रेंज में एपी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जबकि एमपी क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज पर फॉल हो रहा है। डिक्रीज होने के बावजूद हाइट में एमपी क्या है? ज्यादा। क्या? इसीलिए एपी बढ़ रहा है। आ गया? यस एमपी सर। का एमपी का इंक्रीज और डिक्रीज होना मायने नहीं रखता। यही बात मैंने पिछले पेज पे लिखवाई थी। अब डायग्राम से समझाइए। तो अगर अब सुनो, पेपर में हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से सब लोग आंसर अब दे सकते हो, इसमें फंसोगे नहीं तुम। क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है एमपी गिरे? कैन इट बी पॉसिबल? लिख ही लो, ऐसा करो सब। एमपी डिक्रीज एंड एपी इंक्रीज। बताओ हो यस सकता है? सर। कौन से डायग्राम में कौन सी रेंज लिख के दिखाओगे तुम मुझे? ए टू बी वाली। हाँ, बी टू ए वाली या ए टू बी, जो भी तुमने नाम लिखा है इसका, और बोलोगे ये देख लो ऐसा हो रहा है, और यही आंसर दोगे जो मैंने ऊपर लिखा है। तो असल में ये हो गया हमारा एक हाई लेवल क्वेश्चन, और ये हो गया उसका नीचे आंसर। सिर्फ एमपी की हाइट देखनी है, दोबारा लिख लो। एमपी की हाइट देखनी है, एमपी का बढ़ना घटना नहीं देखना। तो आ गया? बताओ यहां तक समझ? यस सर। यस। हाँ, दोबारा बता दो एक बार। एपी कब तक बढ़ा? इस डायग्राम में एपी कब तक बढ़ा? ए से पहले, ए के बाद? ए तक। ए तक। ए से पहले बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अगर कोई पूछे क्यों बढ़ रहा है ये देखो तुम्हारे सामने आंसर है, क्योंकि बताओ। वो एमपी से कम है। हाँ, या ऐसा बोलो एमपी ज्यादा है ना? एमपी का मतलब होता है नए मैच का स्कोर। जिन्होंने लास्ट क्लास मिस भी करी हो अगर, वो भी दोबारा सुन लो, रिकॉर्डिंग तो पूरी देख ही लेना एक बार। पर अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एमपी को हम बोलते हैं न्यू मैच का स्कोर। और अगर न्यू मैच का स्कोर एवरेज से ज्यादा मार रहा है क्रिकेटर, तो उसकी एवरेज बढ़ेगी। एक बार दोबारा बताओ, ए के बाद क्वेश्चन चेंज किया मैंने। एपी गिरा क्यों? ये नहीं लिख देना सी डायग्राम, ऐसे नहीं होते आंसर। बताओ ए के बाद क्यों गिर रहा है एवरेज स्कोर इस बंदे का? कोई तुमसे वैसे एमपी ही पूछ ले। फॉल हो चुका है। फॉल वर्ड मत बोलो। फॉल तो यहां पर भी हो रहा है, देखो ऊपर। फॉल तो यहां पर भी हो रहा है एमपी। फॉल वर्ड नहीं बोलना था, क्या बोलना था बताओ? क्योंकि उसके एमपी नए मैच। एपी से लेस है। हाँ, ये लिखना है। और वैसे भी इकोनॉमिक्स को छोड़ो, आजकल क्रिकेट के टाइम चल रहे हैं, तुमसे वैसे ही कोई पूछ ले यार इस बंदे की एवरेज गिर रही है, तो बड़ा कॉमन जवाब दोगे तुम। क्यों गिर रही है? रन ज्यादा मार रहा है या कम मार रहा है जो इसकी एवरेज गिर रही है? कम। बताओ। कम मार रहा। कम मारेगा तो एवरेज गिरेगी, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। तो अगर हमसे कोई पूछता है ए के बाद वाई एपी फॉल, तो क्या आंसर दोगे? बिकॉज Because MP is एमपी less than इज AP. लो या लेस देन एपी। अब बिल्कुल सही जवाब है। बताओ संभाल लोगे ऐसे हाई ऑर्डर क्वेश्चंस कोई आ जाए तो? Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।
चलो क्वेश्चन है कंप्लीट टेबल। 3 मार्क्स बिल्कुल फ्री के मिल सकते हैं। 5 मिनट में टॉपिक समझ आ जाएगा और हमारे 3 नंबर बन सकते हैं। वैसे ये कोई कंफर्म नहीं है ये वाला टॉपिक, ठीक है। कंफर्म जो है इसमें वो है मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बड़े मार्क्स में, और छोटे में ये MP AP इसके 1 मार्कर्स वो कंफर्म है, ठीक है। ये टेबल वाला तो बड़ा आसान है, ये तो लॉटरी हो अगर आ जाए तो, पर कभी कभी तो आ भी सकता है। 100% चांस वाला नहीं है, पर सिलेबस है तो करना है। कंप्लीट टेबल होगा और तुम्हारे सामने कोई खाली टेबल बना के कुछ पार्ट्स फिल होंगे कुछ खाली होंगे वो हमें दे देंगे। मान लो कुछ इस टाइप का टेबल हमें गिवन है और हमें कुछ आइटम्स गिवन है। मान लो ये गिवन है हमें 10, उसके बाद ये गिवन है हमें मान लो 20, उसके बाद ये गिवन है मान लो फिर से 10, उसके बाद हमें ये गिवन है मान लो 5। इसके ऊपर सर्कल लगा लेना। सर्कल का मतलब होता है ये गिवन है और बाकी चीजें मिसिंग है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या लग रहा है, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है लेबर 1 का TP कितना होगा? 10 10, 10 क्योंकि TP होता है एड ऑल MPs, जिसे हम कोड वर्ड में लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल MPs। अभी तो पहला ही है तो बस वही है फिर तो 10। अच्छा AP का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? टोटल माल बना अपॉन, TP अपॉन लेबर। तो टोटल माल बना 10, 10 अपॉन 1 तो 10 ही होता है। पहली लाइन तो भर गई। सेकंड लाइन का TP क्या लग रहा है तुम्हें? 40। हाँ देखो कैसे, AP गिवन है 20, तो फॉर्मूला लगा दो TP अपॉन लेबर है हमारे पास 2, TP आ गया 40। ये देखो बताओ निकल रहा है सबका यहाँ तक यस TP। सर। अब MP होता है TP में कितनी जंप आ रही है, ऐसे भी निकाल 30। सकते हैं। तो ये देखो जंप आई 30 की, बिल्कुल सही है 30। अगला अगला TP MP, 50। हाँ अगला MP गिवन है 10। तो सारे, अगर TP चाहिए हो ना तो सारे ऊपर वाले MP जोड़ते जाओ। तो जोड़ते हैं 10 प्लस 30 40 प्लस 10 50, या ऐसे भी कर सकते हो 40 तक तो जोड़ ही रखा है, 10 और जोड़ दो, ये आ गया 50। ऐसे एरो लगा लो जैसे मैंने लगाया है। बताओ हो गया यहाँ तक? यस सर। अगला वाला शॉर्टकट, या तो सारे MP जोड़ लो या शॉर्टकट लगा लो, 50 में 5 जोड़, 55। 55। अब बच गया हमारा AP। बताओ कैसे निकालूं ये वाला AP? 50 अपॉन, 50/3। फिर 55 बाय, 5/4। देखो किसी ने सॉल्व करा अगर कैलकुलेटर या फोन पड़ा तो कितना आ रहा है देखो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बाद में आराम से निकाल लेना। अब इसके अंदर ना मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में, एक और बात कह दी जाती है, कंप्लीट टेबल एंड डिवाइड इट, 13.7 आ रहा एंड डिवाइड टेबल अमंग डिफरेंट फेजेस। अब हमें पता है फेज 1 कब तक चलती है बताओ?
फेज 1 याद है किसी को? जब जब तक, तक एमपी इंक्रीज होता हाँ, है। तो तुम्हें ऐसे में क्या करना होगा, एक डार्क लाइन ऐसी बीच में बना दी, फेज 1 जहां एंड हो रहा है, और ऐसे स्पेसिफाई कर देना ये सारा चल रहा है फेज 1 एज एमपी इंक्रीज, और उसके बाद चल रहा है फेज 2 एज एमपी डिक्रीज। क्या फेज 3 नजर आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। तो उस पे कमेंट नहीं देना, क्योंकि उसके लिए एमपी का नेगेटिव होना जरूरी है। समझ आ गया? तो बस तुम्हें इतना ही लिखना है, इसमें दो फेज है, रीजन जरूर देने हैं, एमपी बड़ा एमपी घटा ऐसे। बताओ, लिख लिया सबने? हटा दूं क्वेश्चन? चलो, अब थोड़ा सा एक घुमा के लैंग्वेज लिखते हैं क्वेश्चन की। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी ऑफ सिक्स्थ लेबर 7 एंड एमपी ऑफ सेवंथ लेबर इज 6। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टीपी ऑफ सेवंथ लेबर। तो लेबर जोन सी गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। 6 नंबर की गिवन है, 7 नंबर की गिवन है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एपी ऑफ सिक्स्थ, ये रहा 7, एमपी ऑफ सेवंथ इज 6। अब बताओ, किसी को इसके बाद कुछ हिंट लग रही हो क्या है आंसर? इसके बाद मेरे हिसाब से आसान हो जाना चाहिए क्वेश्चन। 1 मार्क का टाइप है ये। किसी का आंसर आ रहा हो? सिक्स्थ का टीपी बताओ। अच्छा, सर 42 और सेवेंथ का टीपी 42 प्लस 6 40। बिल्कुल ठीक आंसर है तुम्हारा। एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन लेबर। एपी है हमारे पास 7, टीपी पता नहीं, लेबर है 6, तो टीपी आ गया 42। तो यहाँ लिखो 42, और टीपी में अगला एमपी जोड़ दो तो आ जाता है अगला टीपी 48। बाकी सर ये तो कॉलम, बिना बिना टेबल के भी हो जाएगा ये तो। जब मैं आज पहली बार करा रहा हूँ है ना, तो पहली बार मैं तो कोशिश करता हूँ सिंपल तरीके से, और जो पक्का याद हो, सबको इजीली समझ आ जाए, वो कर लो। जैसे जैसे तुम एक्सपर्ट बनते जाओगे तो तुम कई चीजें मन में कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर सेफ्टी के लिए टेबल बना लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी कह रहा था कि अभी ये सारी बातें कॉस्ट चैप्टर में भी आएंगी, वहां थोड़ा लेवल और बढ़ेगा। तो बजाय कि अभी मैं तुम्हें अलग मेथड कहूँ तब अलग कहूँ, मैं स्टार्टिंग से ही सबको यही कहता हूँ, टेबल मेथड से ही करो। टेबल बनाया, क्योंकि इसमें मुश्किल क्वेश्चन आ जाए या इजी आ जाए, तुम सारे क्वेश्चन संभाल लोगे। ठीक है? और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ तक कि 12th में भी होंगे, जहां एक पैराग्राफ दे रखा होगा, पैराग्राफ से तुम्हें टेबल बनाने होंगे। तो आदत 12th तक अपनी परमानेंट डाल लो। ये तो भी खैर डायरेक्ट था, थोड़े घुमा के भी आ जाए तो भी वो सब हो जाएंगे। तो सर ये नेसेसरी तो नहीं है ना, जैसे नहीं, 1 मार्कर जरूरी नहीं वगैरह है, आएंगे तो उसमें तो फिर डायरेक्टली हो जाएगा। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैं तो सिर्फ सेफ्टी के लिए और इजी करने के लिए कहता हूँ। हाँ, जब अभी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने बताया कॉस्ट चैप्टर में, वहां तुम ओरल नहीं कर पाओगे, वहां तुम्हें ऐसे टेबल बनाने ही पड़ेंगे। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स एक बस और बचा। लिखो लास्ट क्वेश्चन, 1 मार्कर ही है ये भी। टीपी ऑफ 6 लेबर्स 100, टीपी ऑफ 8 लेबर्स 120। फाइंड एमपी ऑफ 8th लेबर।
चाहो तो ओरल कर लो, पर मैं तो जैसे मैंने अभी बोला मैं टेबल ही प्रेफर करता हूँ। लेबर टीपी एमपी, लेबर है 6, 8, 100, 120। क्वेश्चन ने हमको बोला है ये निकाल के दिखाओ एमपी, क्या लग रहा है? देखो, कुछ आइडिया किसी को? एक बार को अगर हम थोड़ा सिंपल देखते हैं तो लग रहा है शायद 20 है, बट ऐसे में हमें एमपी की डिटेल डेफिनेशन पे फोकस करना है। अब एमपी का मतलब होता है इंक्रीज इन टीपी व्हेन वन मोर लेबर एम्प्लॉयड। तो 10 होगा। हाँ, तो अगर तुम यहाँ देखो, एमपी जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 20 से, पर 20 से इंक्रीज हुआ जब दो लेबर जब दो लेबर हमने एक्स्ट्रा लगाए, जब हमने दो लेबर एक्स्ट्रा लगाए। तो एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से एवरेज कर दो, बताओ कितना आएगा? 10। 20/2। हाँ ठीक है, 10। समझ आ गया? अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं वो सब में क्या हो रहा था, लेबर 1-1 करके बढ़ रहा था। तो ये ऐसे धोखा भी हमारे साथ पेपर में हो सकता है। हमें लग रहा है सब 1-1 बढ़ रहे हैं, हमने फटाफट 20 लिखा और हमारे 1 मार्क्स सीधा खत्म। बताओ संभाल लोगे ऐसे क्वेश्चंस? तो यस ऐसे सर। यस ऐसे सर। क्वेश्चंस के लिए एक नया फॉर्मूला बन गया। देखो क्या, MP इज इक्वल टू चेंज इन TP अपॉन चेंज इन लेबर। ये भी लिखो। नॉर्मली लेबर कितने से चेंज होता है? जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं बताओ। 1। 1। तो डिनोमिनेटर की अहमियत नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि वो तो 1 ही है। सिर्फ हम चेंज इन TP ले लेते थे। अब हमें पता चल गया कि भाई नहीं, ऐसी गड़बड़ भी क्वेश्चन में हमारे साथ हो सकती है। बताओ, सबने लिख लिया तो हटा दूं पेज? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें कुछ और छोटे छोटे नोट लिखने हैं। ये बताओ, अभी हमने पुरानी क्लासों में पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसमें 3 फेजेस पड़ी थी। MP बढ़ा फेज 1, 0 हुआ फेज 2, बाद में फेज 3। क्या नाम था बता दो एक बार जरा दोबारा इस लॉ का, कोई बताओ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में ये लॉ थोड़ा अलग था। अभी तो इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 3 phases: MP increase, MP decrease, MP नेगेटिव। और ये जो लॉ है अप्लाइज टू ऑल एरियाज, हर जगह ये लॉ काम करता है। अब क्या हुआ था, पुराने जमाने में पुराने जमाने में सबको पता है, जितना हम पीछे जाएं ये ज्यादा हाईटेक मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी
और खेती वगैरह के कामों में ज्यादा फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी, ये ऐसा कुछ नहीं होता था। और पुराने टाइम में ज्यादा फैक्ट्रियां भी नहीं होती थी, और पीछे चले जाओ तो फैक्ट्रियां ही नहीं होती थी, खेती वेती यही काम होते थे। तो पुराने जमाने के इकोनॉमिस्टों ने जब ये लॉ बनाया था तो उनकी लाइफ में फेज 1 आया ही नहीं। यानी उनकी लाइफ में क्या हुआ देखो, एमपी गिरा और नेगेटिव, सीधा उनकी जिंदगी ऐसे उन्होंने देखी। एमपी गिरा और नेगेटिव, यानी उस जमाने में कितने फेज होते होंगे? बस 2 फेज। तो 2 फेज। फेज 1 नहीं होता था पहले, ठीक है। तो ये नोट हमें देना है। और तब नाम भी अलग था, ओल्ड नेम। उस जमाने का नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कंसेप्ट यही था, पर उनको लगा कि एमपी गिरता है, एमपी डिक्रीज ही करता है, तो उन्होंने देखो नाम ही क्या रख दिया। देख रहे हो यहाँ नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग Diminishing. रिटर्न्स। उन्होंने एमपी को बढ़ता देखा ही नहीं। हियर एमपी डज नॉट इंक्रीज, ओनली अदर 2 फेजेस। ठीक है, ओनली 2 फेजेस थी। और दूसरी बात, पुराने इकोनॉमिस्टों ने इस लॉ को सिर्फ एग्रीकल्चर पे लगाया था, क्योंकि उस जमाने में और कोई प्रोडक्शन होती ही नहीं थी। तो ये नोट भी साइड में लिख लो, अप्लाइज टू एग्रीकल्चर ओनली। तो हमें पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो 2 लॉ हैं ये क्या हैं, क्या इनमें रिलेशन है या क्या इनमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, वो पुराना नाम है, वो नया नाम है। और बताओ, नए नाम में कितने Three, फेज? three phases and two थ्री phases फेज का difference. 2 हैं, और एक डिफरेंस और है। Applies in all हाँ areas and applies in only in agriculture. हाँ, तो ये हो गए हमारे डिफरेंस। बताओ, हो जाएगा यहाँ तक सबका? Yes. यस सर। अगला, छोटे छोटे नोट बचे हैं, चैप्टर खत्म है। नोट 3, वैसे क्या होता है एमपी नंबर n इज इक्वल टू टीपी नंबर n माइनस टीपी नंबर n-1। यानी कि अगर लेबर 4 से 5 है और टीपी गिवन है हमें 100 और 120, एमपी निकालना है, तो ऐसे में एमपी नंबर 4 तुम नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास लेबर 3 नंबर पे नहीं है। हाँ, 3 नंबर का टीपी नहीं है, पर क्या ये निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालोगे? 120 माइनस 100 इसको फॉर्मूले स्टाइल में TPN। बोलेंगे। फॉर्मूले स्टाइल में मैं बता रहा हूं, एमपी नंबर 5, बताओ क्या होना चाहिए? टीपी नंबर 5 TP नंबर 5 माइनस TP नंबर 4। 120 माइनस 120। ये थोड़ा अब ऑफिशियल हम काम कर रहे हैं, ऑफिशियल तरीकों से पेपर में कैसे लिखना होता है। निकालने को तो मैं ऐसे ही लिख दूं 20 का गैप, है ना। ये तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज होगी ना, 20 का गैप, ऐसे थोड़ा ना पेपर में लिख सकते हैं डायरेक्ट। पेपर में थोड़ा ऑफिशियल होना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। Sir, हाँ बताओ। sir, MP उसमें क्यों कैलकुलेट नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए इसके ऊपर वाला टीपी चाहिए, Yes, sir. पर वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में। Yes, sir. तो यहाँ पे नोट डालो, अगर कहीं भी तुम्हें डाउट है तो उसका सॉल्यूशन लिखो। क्या लिखोगे? क्योंकि इसके ऊपर वाले टीपी की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन। अब बोलो,
अब बोलो एमपी नंबर 7, So 10. वैसे फॉर्मूला क्या होता अगर हम इस फॉर्मूले को देखें? टीपी नंबर 7 माइनस TP टीपी नंबर number 6, 6, but what और the वो given फिर है? गायब है। तो ऐसे में पिछले पेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी मौके के हिसाब से देखना पड़ता है हमें कौन सा फिट बैठ रहा है। कौन सा फिट बैठ रहा है बोलो? Difference in TP पहले upon वाला। labor. हाँ, तो टीपी का डिफरेंस, इंक्रीज इन टीपी या चेंज इन टीपी, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर। तो दो फॉर्मूले इसका मतलब हमारे पास अभी हैं एमपी के। चलें आगे। अब बस छोटे छोटे बार बार कह रहा हूं नोट्स बचे हुए हैं। अगला नोट, एजम्पशंस। इनके चांस कम होते हैं पर सिलेबस में सब है ये। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सिंपल हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं कि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या मान रहे हैं कि कौन से फैक्टर को बढ़ाना है, बस बताओ, तुम ही बता दो कोई जना, क्या मान रहे हैं? लेबर को ओनली लेबर इज increased, other factors like land are kept constant. ठीक है, टेक्नोलॉजी को हम क्या माने, कांस्टेंट करना है या हम बदल रहे हैं टेक्नोलॉजी को? Constant. हाँ, तो टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, केप्ट कांस्टेंट। दूसरा, हम ये मान रहे हैं कि हमें जो लेबर हमने रखी है वो ठीक ठाक रखी हो या सारे बेवकूफ और इनएफिशिएंट लोग रख रखे हैं हमने? Efficient. एफिशिएंट, ठीक है, लेबर इज एफिशिएंट। हम मान रहे हैं ऑल आर लगभग इक्वली ठीक ठाक हों, ऑल आर इक्वली। ये नहीं एक बहुत होशियार रख लिया एक बेवकूफ रख लिया हमने। हम मान रहे हैं हमने सिलेक्शन अच्छे से करी है लोगों की। आ गया? तो ये बातें हमने एज्यूम करी हैं इस लॉ को जो हमने बनाया है। अगला, लिख लिया सबने यहां तक? Yes, sir. अब वो देख लेना जिसके स्कूल में जो चीज ना हुई हो तो वो हटा देना, ठीक है, क्योंकि सब स्कूलों का अपना अपना सिस्टम है, बार बार मैं कहता हूँ 11th में तो खास। हमने टीपी बनाया था, पहले तो वो फास्ट भागा था, फिर स्लो भागा था। ये देखो हमने ऐसे टीपी का भी बनाया था ना फेज, फिर गिराया था। यहाँ पे उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। पहले वो कैसे भाग रहा था बोलो, कौन से रेट से? Increasing at increasing rate. फिर वो हो गया डिमिनिशिंग। तो ए पॉइंट पे उसका नेचर बदल गया। तो एक नया नाम याद रखना पड़ेगा हमें, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इससे पहले, सिंपल हिंदी भी लिख सकते हो, इससे पहले वो कैसे बढ़ रहा था? इंक्रीज Increasing एट at increasing rate. रेट, और बाद में इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। अगला,
अच्छा ये बताओ, एक शॉर्ट फॉर्म कराया था मैंने स्टार्टिंग में, किसी को याद है तो? सीडा, याद है किसी को? सीडा शॉर्ट फॉर्म। चलो कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, दोबारा लिखो जरा सब लोग। एस का मतलब होता है स्लोप, आई इंक्रीज, डी डाउन आने पर। असल में ये एक मैथ्स की डेफिनेशन है जिसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है। तो ए वर्ड आता है मतलब कॉनकेव। असल में कॉनकेव कर्व्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, स्लोप ऑफ दिस कर्व इंक्रीज एज वी गो डाउन ऑन दिस कर्व। अब बंदा सोचता है इतनी बड़ी इंग्लिश कैसे रटें और पेपर में कुछ उल्टा सीधा हो जाए। मुझे पता है बच्चे कर देते हैं गड़बड़, तो मैं सबको कहता हूं इसका एक सीधा सा शॉर्टकट है जिसका नाम ही है सीडा। स्लोप इंक्रीज डाउन आने पर तो उसका नाम क्या होता है? ए मतलब कॉनकेव, क्योंकि दो स्लोप्स होती हैं, दो कर्व होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये हो गया ए। अब इसका रिवर्स कर दो, उसको याद नहीं करना, वो ऐसे ही रिवर्स कर दो। बोलो, अगर स्लोप स्लोप डिक्रीज डाउन आने पर, डिक्रीज डाउन आने पर, तो उसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, जिसको मैथ्स की पुरानी डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं उसके लिए तो शॉर्ट फॉर्म इतना मायने नहीं रखता, पर नॉर्मली मैंने देखा कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है। अब यहाँ पे कर्वेचर बदल गया है ए पॉइंट पे। ये बताओ, ए से पहले अगर तुम नीचे उतर के आओ तो स्लोप बढ़ रही है या घट रही है? नीचे आओ इधर, ए से नीचे उतर के आओ भाई, स्लोप देखो, स्लोप इसकी खत्म हो रही है। तो क्या नाम होना चाहिए ए से पहले वाले कर्व का? बताओ। कॉनकेव। नहीं, स्लोप तो डिक्रीज हो रही है ना, अभी तुम्हें दिखाता हूं, कॉन्वेक्स। अब बी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, बी उतर के ए पर आओ, ढलान बढ़ रही है या फ्लैट हो रहा है? बी से ए पर आओ उतर के, स्लोप बढ़ रही है, इसे बोलेंगे कॉनकेव। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा, मैं अगले पेज पे बड़े बड़े डायग्राम बना के भी तुम्हें दिखा देता हूं, पहले यहां तक लिख लो। ये कॉन्वेक्स हिस्सा है, ये कॉनकेव है, और पॉइंट ए पे उसका नेचर बदल गया, कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। सबने लिख लिया? हटा दूं पेज? Yes, sir. मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं, तुम्हें चारों डायग्राम में ऊपर से उतर के नीचे आना है। यही 4 डायग्राम हमारे सिलेबस में हैं। ऊपर से नीचे उतर के आना है। बताओ, ए से उतर के नीचे जब तुम पहुंचोगे क्या लग रहा है? ढलान बढ़ चुकी है या फ्लैट हो चुका है एरिया? कोई बताओ जरा। ए पे तो देखो, इसको पहाड़ मान लो, एक ये पहाड़ है, तुम यहां से यहां पहुंच चुके हो, जब तुम नीचे पहुंचे हो तो ये स्टीपनेस वो बढ़ चुकी है या फ्लैटनेस बढ़ चुकी है इसमें? Sadness. हाँ, तो स्लोप डिक्रीज हो रही है, ढलान कम हो रही है, तो क्या नाम होना चाहिए इसका? Convex. कॉन्वेक्स। सीधा बढ़ती तो ए आता कॉनकेव। अब ए पॉइंट पे खड़े हो जाओ, यहाँ तो खड़े होने की जगह है, नीचे तक जब पहुंचूंगा ना, यहाँ पे देखो एकदम खड़ी पहाड़ी हो चुकी है, सीधा बंदा नीचे स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या हो चुकी है बहुत। अब नीचे उतर के आने पर Increase. इंक्रीज, तो क्या नाम हुआ? Concave. स्लोप इंक्रीज, स्लोप डिक्रीज। अब तीसरे डायग्राम को देखो, ए पर खड़े हो, उतर के नीचे आ जाओ, यहां पर
खड़ी पहाड़ी बन चुकी है एकदम ये पहाड़ जो था, स्लोप वेरी हाई, स्लोप इंक्रीज हो चुकी है, तो बताओ क्या नाम है इसका? कॉनकेव। कॉनकेव। सीधा स्लोप बढ़ रही है तो ए वर्ड आएगा, यानी कॉनकेव। लास्ट, ए पे खड़े हो, पहाड़ी से उतर के मैं नीचे आ गया यहाँ पर, बताओ। डिक्रीज। स्लोप खत्म हो गई है, फ्लैट सा दिख रहा है ये मुझे। कॉन्वेक्स। इट मस्ट बी कॉन्वेक्स। आ गया समझ? हटा यस दूं सर। पेज? यस सर। चलो, अब ये एक चीज और बताओ, थर्ड फेज में क्या सा डिजाइन है? पहाड़ी से बी से उतर के नीचे आओ सी पर, स्लोप बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। तो यहां पर भी है कॉनकेव। तो सेकंड और थर्ड फेज के कॉनकेवों में डिफरेंस किस बात का? अगर दोनों कॉनकेव है तो एक बढ़ने वाला कॉनकेव है अपवर्ड और डायरेक्शन का, और एक खत्म होने वाला जो फॉलिंग, पहले। हाँ डिक्रीजिंग वाला शेप है। अब सुनो एक और हाई लेवल क्वेश्चन, टीपी इज कॉन्वेक्स, व्हाट इज एमपी डूइंग? क्या लगता है तुम्हें? टीपी कॉन्वेक्स का मतलब कौन सा फेज चल रहा है? टीपी कॉन्वेक्स फर्स्ट फेज वन। एमपी क्या करता है फेज वन में? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज करता है। ऐसे डायग्राम होते हैं ना हमारे, यस सर। तो ऐसे भी मैं कुछ बना सकता हूँ। वैसे चांस इतने लेवल के मुझे लगते नहीं है, पर जिनके स्कूलों में अगर हो रहा हो तो वो लोग इस पे फोकस कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास में तो अभी मैं यहीं तक रखता हूँ, जिसको कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, बताओ।